हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। जैसा कि आप जानते ही हैं सभी कि मैथ्स में कोई भी चीज़ को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए हमें कुछ रीजंस चाहिए होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज रीजनिंग, है ना। और रीजनिंग से ही हमको क्या मिलता है, लॉजिक मिलता है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। सो लॉजिक के पहले हमको आना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे पहले हमको लॉजिक समझने के लिए क्या समझनी होगी, स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या होती है, तो चलिए आइए स्टेटमेंट जानने से पहले हम और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि होते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस अगर अच्छे से समझ पाए तो आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और अगर आप स्टेटमेंट समझ गए दैट मीन्स कि आप लॉजिक को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। सो द फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, और वी कैन से अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक विच प्रोवाइड्स, वी कैन से which provides some information, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं क्या, असर्टिव सेंटेंसेस, और या फिर इसी को हम डिफाइन करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हम एग्जांपल ले अगर सन राइजेस इन द ईस्ट, सभी को पता है कि सन जो है राइज होता है ईस्ट में। दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। मान के चलिए कि 2 × 5 = 10। वी ऑलरेडी नोट है कि 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। तो ये क्या कर रहा है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम डिफाइन करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है ना। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम कई बार डिफाइन कर सकते हैं क्या, रिक्वेस्ट, और वी कैन से कमांड टाइप ऑफ स्टेटमेंट। कमांड टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इंपरेटिव में क्या आ गया, रिक्वेस्ट और कमांड। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का रिक्वेस्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि प्लीज गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे हम क्या करें, कोई एक रिक्वेस्ट को पास कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए। सो यहाँ पे क्या हो गया, प्लीज वर्ड आ गया, दैट मीन्स इट इज रिक्वेस्ट। या फिर हम किसी चीज को ऑर्डर करते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाना ऑर्डर करते हैं या पानी ऑर्डर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। या फिर हम बच्चों से कहते हैं कि डू यूर होमवर्क, तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया, है ना, डू यूर होमवर्क। सो जिस सेंटेंसेस में भी हमारे पास में क्या होता है, कमांड या रिक्वेस्ट आती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम डिफाइन करते हैं क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब थर्ड कैटेगरी अगर हम लें, तो थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, वेयर आर यू गोइंग, है ना, वेयर आर यू गोइंग, एंड वी पुट द क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। सो जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आता है उस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या डिफाइन करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे भी हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और चौथा होता है हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एक्साइटमेंट को या फिर अपने इमोशंस को हम यहाँ पे रखते हैं किसी के सामने, है ना। जैसे अगर हमने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, एक्सक्लेमेटरी, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना। सो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब हम बात कर रहे थे, हमें मैथमेटिकल लॉजिक के लिए समझना था क्या, स्टेटमेंट, और हमने पढ़ा क्या अभी, सेंटेंसेस। यस, अगर हम सेंटेंसेस अगर अच्छी तरीके से जान पाए कि किस टाइप के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते,
तो इसके लिए पहले हमें सेंटेंसेस को जानना आवश्यक है। तो जैसे अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कभी भी स्टेटमेंट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आगे रिक्वेस्ट या कमांड आते हैं। इंटरोगेटिव या क्वेश्चन टाइप के जो हमारे पास में सेंटेंसेस होते हैं, इनको भी हम क्या नहीं बोलते हैं, दिस आर नॉट द स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया। सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट एन स्टेटमेंट। तो हमारे पास बचा क्या फिर? सो वी आर रिमेनिंग विद असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज विच प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आर कॉल्ड एज व्हाट, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे लिए? स्टेटमेंट वो होगा, इट इज अ डिक्लेरेटिव type of sentence which is either true or false. क्या होगा? which is either true or false but not both simultaneously. तो हमने क्या कहा, स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू, या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा, बट दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता है ना। जैसे अगर हमने बोला यहाँ पर 2 into 5 कैन बी इज इक्वल टू 10, यस इट इज ए ट्रू statement because it is a declarative type of sentence and it is providing the right information, so it is a true statement. And similarly, sun rises in the east, so it is again providing the some kind of information, so it is a statement and it is a true statement. If I write suppose 2 into 5 is equal to 12, so this is also a statement because it is providing some kind of information. 2 into 5 is equal to 12, but it is a false type of statement. So understand? So there can be true statement or false statement, but at a time both the statement cannot be true or a statement cannot be true or false, both simultaneously. Okay, so now you can take the screenshot of this. Okay, तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं विद ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? ऐसे सेंटेंसेस जिनका ट्रूथ वैल्यू, ऐसे सेंटेंसेस जिनका जो कि स्टेटमेंट भी होंगे और ट्रू भी होंगे, उनकी ट्रूथ वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं टी से, और ऐसे स्टेटमेंट जिनका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, उनको हम डिफाइन करते हैं एफ से। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया था कि 2 into 5 is equal to 10, yes it is a true statement, and 2 into 5 is equal to 12, so it is a statement but it is a false statement. So truth value of this statement is false and truth value of this statement is true. Okay, now अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक और कैटेगरी होती है सेंटेंसेस की, जिनको हम डिफाइन करते हैं ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस मीन्स मान के चलिए कि अगर हम लिखते हैं x plus 2 is equal to 7। अब जैसे अब ये ओपन कैसे हुआ कि वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x as 1 2 3 4 up to so many numbers. So यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, x is having an open value, so we can put any value over here. So this statement can be true or this statement can be false. तो क्या हो गया, ये हमारे पास है x plus x की वैल्यू अगर हम 5 पुट अप करते हैं तो 5 plus 2 will be equal to क्या हो जाएगा 7, और x की वैल्यू अगर अदर देन 5 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं क्या, ओपन सेंटेंसेस। सो ओपन सेंटेंसेस में क्या होगा कि हमारे पास में इसकी ट्रूथ वैल्यू, मतलब ऐसे सेंटेंसेस को भी हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। क्लियर सर? ये अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं इसको किससे, एंड से। अगर कोई भी दो स्टेटमेंट अगर एंड से या इस सिंबल से अगर कनेक्टेड है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंजंक्शन। क्या डिफाइन करेंगे हम इसको, कंजंक्शन।
मान के चलते लेट P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स। अगर P और Q क्या है हमारे पास है, कोई भी दो स्टेटमेंट्स अगर है और अगर हम इनको कंबाइन करते P एंड Q, दैट मीन्स P एंड Q, so this is called as the conjunction between the statements. Clear? So P is a single statement, Q is also a single statement, and we are combining both the statement with the help of this conjunction symbol, that is called as what? AND symbol. Clear? So what happens, the truth value of when we consider the AND? Suppose P is a statement, suppose the Q is a statement, and if we write P and Q, and if we prepare a truth table of these values, suppose true, true, false and false, true, false, true and false. अगर हम देखें कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है, एंड वी आर हैविंग द कंजंक्शन सिंबल, दैट मींस द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो if both the statements are true, then the combination is also true. If any one of the statement among P and Q become false, then the whole statement become false. False and true will be false, false and false will be again false. So here we can simply say that if both the statements are true, then conjunction is true. Otherwise, if any one of the statement is false, then the conjunction is false. Okay, now you can take the screenshot of this. So first लॉजिकल कनेक्टिव था हमारा कंजंक्शन. सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. डिसजंक्शन मींस इफ एनी टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड विद एन और स्टेटमेंट और वर्ड, या फिर अगर हम ऐसा वी का सिंबल देते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट्स कंबाइंड विद डिसजंक्शन. तो होता क्या है कि अगर हमारे पास मान के चलो फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q, अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, सो देन देयर कंजंक्शन इज ऑलवेज ट्रू. इफ P is true and Q is false, then it will provide the true, because even if a single statement is true, then their combination is always true. So here once again, false and true will be equal to true, false and false will be equal to false. So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास से दोनों की दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है या फिर एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो हमारे पास से कंडीशन क्या होगी कि दैट विल बी ट्रू. If both the statements are false, so obviously it will become a false statement. Okay? So conjunction में हमने देखा कि if दोनों अगर statement अगर true है तो ही क्या होगा, दोनों का conjunction true होगा. Otherwise क्या होगा हमारे पास में disjunction में कि अगर एक भी statement अगर true होता है तो that means कि statement combined statement क्या हो जाएगा, true हो जाएगा. तीसरा आता है हमारे पास है कंडीशनल इम्प्लीकेशन. कंडीशनल बोल सकते हैं या फिर हम इसी को डिफाइन करते हैं इम्प्लीकेशन, और इसको डिनोट करते हैं हम कैसे, राइट वर्ड एरो से, कि दो स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, राइट वर्ड एरो से कंबाइन करेंगे. सो अब इसमें क्या है हमारे पास है कि अगर P और Q फिर से स्टेटमेंट्स है तो पहली ट्रू होगी, अगर दूसरी भी ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंबाइंड स्टेटमेंट होगा वो भी ट्रू होगा. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट विल बिकम अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज द सेकंड वन इज ट्रू. और अगर दोनों की दोनों भी फॉल्स है तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ ट्रू स्टेटमेंट्स. तो यहाँ से देखिए एक और कंक्लूजन हमारा सामने आ रहा है कि अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स होता है तो उनका क्या होगा, कंबाइंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो हमको ये सारे ट्रूथ टेबल रिमेंबर करने की, कंजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में, कंडीशनल में क्या होता है. कि फिर से एक बार रिकॉल करा तो कंजंक्शन मतलब क्या होगा, जिसमें एंड होगा सिंबल, और जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. डिसजंक्शन में क्या होगा कि अगर हमारे पास में एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दैट मीन्स की कंबाइंड स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू, अदरवाइज इट विल बिकम फॉल्स. और कंडीशनल में क्या होता है हमारे पास में कि अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर हमारे पास फेलियर आ रहा है तो दैट मीन्स कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, स्टेटमेंट विल बी ट्रू. एक और है, अभी हम इसके बाद देखेंगे बाय कंडीशनल. तो बाय कंडीशनल के लिए तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नंबर 4 आता है हमारा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. बाय कंडीशनल में क्या होता है, इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन.
और इसको हम डिनोट करते हैं बोथ साइड एरोज से, ठीक है। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर हम बोल सकते हैं डबल इम्प्लीकेशन। तो इसमें क्या होगा कि अगर दो स्टेटमेंट हमारे पास में हो और इसमें अगर हम क्या करते हैं कि बाय कंडीशनल का अगर हम सिंबल अप्लाई करते हैं और कोई भी दो स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो इनका रिजल्ट क्या होगा, दैट विल बी ट्रू। इफ one is true and other one is false, then it will become false statement. If first is false, other one is true, then again it will become false statement. And if both are false, then it will become a true statement. So by conditional में क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है और दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर दोनों अगर ट्रू है तो ही ट्रू होगा, या फिर क्या होगा दोनों अगर फॉल्स है तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बिकम फॉल्स। तो क्लियर हुए आपको सारे? तो हमारे पास है चार टाइप के हमारे पास है लॉजिकल कनेक्टिव्स है, एंड और इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन, और या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशनल और बाय कंडीशनल, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होगा, इफ एनी वन इज ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। कंडीशनल में क्या हुआ कि इफ सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। और बाय कंडीशनल में क्या होगा, if both are true or both are false then the combined statement will become true, otherwise the statement will become false। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे कि पहले तो हमको ये पूछा जाएगा कि जो गिवन सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट है कि नहीं है, हमको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। या फिर अगर हमको पूछा जाएगा कि कंजंक्शन सिंबल है कि डिसजंक्शन सिंबल है, कि हम उसमें उसको कैसे कंबाइन करना चाहिए, है ना। तो चलिए हम अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि निगेशन ऑफ एन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, निगेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ से निगेशन से समझ में आ गया कि निगेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। निगेटिव वैल्यू मतलब क्या होगा कि किसी स्टेटमेंट की अगर ट्रूथ वैल्यू अगर ट्री है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर सपोज पी एक स्टेटमेंट है और अगर हम इसका निगेशन लिख रहे हैं तो निगेशन का सिंबल हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है निगेशन, माइनस ना लिखते हुए हम इसको हल्का सा कर्व भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पी एक स्टेटमेंट है तो ये क्या हुआ उसका निगेशन। अगर किसी भी स्टेटमेंट की अगर ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और किसी भी स्टेटमेंट की अगर ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। दैट मीन्स कि दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर एक हाँ बोल रहा है तो दूसरा क्या बोलेगा, ना बोलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। आप लोगों के पास अभी बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है और अभी पीडीएफ के फॉर्म में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नया सिलेबस है। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स which of the following are statements justify in case of statement and state its truth value। तो हमको क्या बताना है कि पहले तो हमको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, और अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी ये हमको डिफाइन करके देना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन कि 5 + 4 = 30। तो यस ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन। 5 + 4 वैल्यू 9 होता है ना। तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट तो है बट क्या है हमारे पास है फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम इसका रीजन क्या देंगे, यस इट इज एन स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज x - 3 = 14। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू अगर हम क्या पुटअप कर दें, 17 अगर पुटअप कर दें तो 17 - 3 विल बी इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। बट ये हमारे हाथ में है कि हम कोई भी वैल्यू x की पुटअप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि क्या हो गया, ये ओपन सेंटेंस हो गया, ओपन सेंटेंस, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पे हमारी मर्जी से हम पुटअप कर सकते हैं या फिर कोई भी अपनी मर्जी से पुटअप कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस अगर कुछ भी हो जाता है तो ये क्या होगा, नॉट एन स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू की बात ही हम नहीं कर सकते कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। हाँ अगर स्टेटमेंट अगर होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन अगर हमारे पास में क्या है, वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो हम उसकी वैल्यू को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिमिलरली अब देखिए हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर।
क्लोज द डोर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज द डोर, ये कमांड किया हुआ है किसी को, या फिर प्लीज लिखा रहता है प्लीज क्लोज द डोर, तो ये रिक्वेस्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो जाता। सो इट इज अगेन नॉट एन स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट। सो ऐसे अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव अगर टाइप ऑफ सेंटेंस है तो वही हमारा स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर हमारे पास है इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होंगे तो वो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। तो अब चलिए मैं ओरली आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ से नंबर 4 क्वेश्चन है, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप सोचिए 0 क्या है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, क्या होगा। देखिए 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 0i, ये क्या हुआ, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया क्योंकि हमने इमेजिनरी लगा दिया। अगर इसकी टोटल वैल्यू भी देखी जाए तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 0। यस, तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि क्या हुआ, ये हमारे पास है स्टेटमेंट हुआ, और स्टेटमेंट तो हुआ, साथ में इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या हुआ, इट इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है हमारे पास में प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। प्लीज वर्ड आ गया, दैट मीन्स कि क्या हो गया, ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ, इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसमें क्या हुआ, इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। Congruent triangles are similar. Yes, we already know that. So this is a true and it is a statement. Now, again there is x square equal to x. Next question is question number 7. X square equals to x. So again it is, we can put any value of x over here. So it is an open sentence. So obviously it is not an statement. 8th question. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. यस, सीधी सी बात है कि क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन होगा तो उसके ऑब्वियसली कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। सो दैट मीन्स दिस इज एन स्टेटमेंट एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए 9 क्वेश्चन है आपके लिए, ये स्पेशली डू यू लाइक मैथमेटिक्स, और सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब मुझे पता है कि कुछ लोगों को पसंद है और कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन हमारे पास क्या है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब किसी के लिए हो सकता है मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो, किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ही खराब सब्जेक्ट हो, किसी को पसंद ही ना हो। उनका तो इच्छा रहे कि सिलेबस से ही हट, मतलब हमारे बोर्ड के सिलेबस से ही मैथमेटिक्स हट जाए। सो ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, है ना। पर्सन टू पर्सन अगर कोई भी चीज़ वैरी कर रही है दैट मीन्स की क्या हो गया, और यहाँ पे साथ में क्या है हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। सो इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सन सेट होता है कहाँ पर, वेस्ट में। सो दैट मीन्स इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, बाकी की आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। ठीक, आज आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है। फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है इसमें, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। राइट कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। तो मैंने आपको बताया कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, एंड और कंडीशनल एंड डबल इम्प्लीकेशन। सो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। फर्स्ट क्वेश्चन इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। चेन्नई इज इन तमिलनाडु। Yes, we know that Nagpur is in Maharashtra, Chennai is in Tamil Nadu, and these are the one sentence over here, and second statement is over here, and these both sentences are connected with the conjunction. Conjunction is what? And. So, if we consider P as a single statement, Nagpur is in Maharashtra. Nagpur is in Maharashtra. अगर हम इसको एक स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट हम क्यों अगर कंसिडर करते हैं कि चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, एंड।
एंड मीन्स कंजंक्शन, सो हमको इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, पी एंड क्यू। तो ये क्या हुआ, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर? सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर से। हाँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट फिर से हम बना सकते हैं। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एक स्टेटमेंट होगा, और दूसरा स्टेटमेंट हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। क्लियर? और उसमें देखिए हमारे पास में वर्ड क्या आ रहा है, और। सो हम एक स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और दूसरा स्टेटमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। और दोनों के बीच में सिंबल वर्ड सिंबल क्या यूज हुआ, तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म दोनों के बीच में वर्ड यूज हुआ है और, तो पी और वी कैन से पी और क्यू, तो ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब हम देखिए स्टेटमेंट्स नहीं लिखता, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे लिखा है थर्ड क्वेश्चन, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इफ एंड ओनली इफ मीन्स कि P स्टेटमेंट इज डिपेंडिंग ऑन Q स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट इज डिपेंडिंग ऑन P स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि ये कौन सा हो गया हमारा, डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, इफ और देन का अगर वर्ड यूज आता है तो दैट मीन्स इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट, और अगर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का यूज आता है तो दैट मीन्स इट इज ए डबल इम्प्लीकेशन, और वी कैन से डबल बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड का हम सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिख पाएंगे कि एक स्टेटमेंट हमारा बनेगा द एंगल इज राइट एंगल, ओके, एंड द सेकंड स्टेटमेंट हम बना सकते हैं इफ इट मेजर 90 डिग्री। सो P सिंबॉलिक फॉर्म इज P डबल इम्प्लाइज Q, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एंगल, तो हम एक स्टेटमेंट मान लेते हैं एंगल इज नाइदर एक्यूट। तो नाइदर को हम एक स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एंगल इज एक्यूट मान लेते हैं, पहले एंगल इज एक्यूट मान लेते हैं, मान के चलिए एक्यूट मीन्स द एंगल हैविंग मेजर लेस देन 90 डिग्री। और दूसरा एक मान लेते हैं हम क्या, एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स द एंगल विच इज हैविंग एंगल मोर मेजर मोर देन 90 डिग्री। तो अब देखिए एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो P एक हमारा स्टेटमेंट है जिसमें हमने लिखा था कि एंगल क्या है, एक्यूट है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा है, एंगल इज नाइदर एक्यूट। नाइदर मतलब क्या हो गया, उसका निगेशन, मतलब उल्टा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P नॉर। तो नॉर वर्ड जब भी यूज में आएगा तो हम क्या लगाएंगे, एंड, कंजंक्शन सिंबल होगा क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, कंजंक्शनली रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। हमने लिखा था यहाँ पे एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q। तो ये क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। सो बाकी के 3 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसमें। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगेन द सेम क्वेश्चन, राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो हमको क्या करनी है, ट्रूथ वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, 2 स्टेटमेंट्स है जिनको कंबाइन किया गया किसे, और वर्ड से। 4 इज ऑड है ना, और 1 इज प्राइम। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है, एक है 4 इज ऑड और दूसरा स्टेटमेंट है 1 इज प्राइम। क्लियर? सो अब इसमें क्या हुआ हमारे पास में, देखिए हम एक स्टेटमेंट मान लेते हैं P क्या हुआ, 4 इज ऑड, और Q क्या होगा, 1 इज प्राइम। तो चलिए आइए हम इसकी ट्रूथ वैल्यू देखते हैं, P और Q। तो P और Q हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं और इनको हम कंबाइन कैसे करने वाले, और से, और सिंबल हम यूज करते हैं यहाँ पे। अगर हम P स्टेटमेंट को देखें, 4 तो क्या है, एक इवन नंबर है। 4 अगर इवन नंबर है और यहाँ पे क्या गिवन है उनको, 4 इज ऑड, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
अब Q को देखिए तो Q क्या हुआ, 1 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होगा क्या 1? नो, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें क्या होंगे, मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे, और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रू। दैट मीन्स कि क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो हमारे पास में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट कंबाइन अगर हम करें तो क्या होगा, इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल्स आपको नोट डाउन कराए, तो आप उसको ठीक से चेक कर लीजिए। P और Q अगर हमारे पास सिंबल होगा, अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है और में तो क्या होता है, ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होगा, इसमें फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? सो हमारा ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा इस स्टेटमेंट का, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंबाइंड स्टेटमेंट विल बी of combined statement, or we can say the statement is false. So this will be our answer. So हमको क्या करना है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर हमको गिवन है तो पहले उसको ब्रेक करो दो पार्ट में, फिर उसको हम चेक कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने देखा कि P फॉल्स स्टेटमेंट है, Q भी एक फॉल्स स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम और के थ्रू कंबाइन करते हैं, बोथ आर फॉल्स, देन इट बिकम्स ए फॉल्स। तो इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास है कि द होल स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं कि बाकी के स्टेटमेंट्स को भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो सेकेंडली हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज ए प्राइम नंबर, है ना। सो 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज प्राइम नंबर। अब देखिए इसको हम P स्टेटमेंट मान लेते हैं, लेट इट इज ए P स्टेटमेंट। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ अगर हम देखिए 46 इज ए प्राइम नंबर, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट मान लेते हैं, सपोज Q। ठीक, अब ये हमको समझ में आ रहा है कि 46 क्या है, इज ए डिविजिबल बाय 46 इज डिविजिबल बाय मेनी नंबर्स लाइक 2 and other numbers, so it is a false statement, that means the Q statement is false. But if we combine with these two statements with the help of AND, यहाँ पे कैसे ज्वाइन किया हुआ, AND से, that means P and Q, तो अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और एंड में हमने क्या सीखा, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा इसका ट्रूथ वैल्यू विल बी इक्वल्स टू फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर? तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज ए रियल नंबर। नंबर 3, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i is a real number. It is not true. Yes. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास में एक इमेजिनरी नंबर है ना, और इमेजिनरी नंबर है और इसी को डिफाइन किया गया कि इट इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो गया, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी। ट्रूथ वैल्यू विल बिकम सो बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी डिफिकल्टीज आती है तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। अब इस क्वेश्चन में हमको डिफाइन किया गया है कि P एंड Q ये क्या है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। R एंड S बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट ट्रू टाइप की है और दो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स टाइप की है। तो हमको बोला है कि डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। और पहला स्टेटमेंट हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि P और Q एंड R। क्लियर? तो हमको इसका कंबाइंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए P स्टेटमेंट क्या है, P स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P इज ए ट्रू स्टेटमेंट। Then there is a symbol of OR. Now Q is again a true statement, and R is again now a false statement. तो सबसे पहले जैसे हम मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करते हैं, जैसे हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या होगा, ट्रू
ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड सिंबल आ गया यहाँ पर, तो एंड सिंबल ने क्या इंडिकेट करता है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स, हो जाएगा फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स, तो और में क्या होता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दैट मीन्स कि क्या होगा, कंबाइंड स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है तो हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट ट्रू। सो ये क्या होगी इसकी ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की, दैट विल बी ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं, जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल देखें तो P implies Q और R implies S। तो चलिए आइए इसकी ट्रूथ वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए P और Q फिर से क्या है हमारे पास है, ट्रू स्टेटमेंट्स। तो ट्रू implies ट्रू, और R and S are false statements। So R means false statement implies false statement implies false statement, है ना। तो अब देखिए अब हमारे पास में क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इफ दे आर कनेक्टेड विद द सिंगल इम्प्लीकेशन दैट मींस इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, है ना। दोनों अगर ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। और दोनों अगर फॉल्स कंडीशन में है तो क्या होगा हमारे पास में स्टेटमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू इज ऑलवेज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो दैट मींस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ये क्या हो जाएगा, अ ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। क्लियर है? सो इसी तरीके से आप चाहे तो सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। और अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको पूछा हुआ है राइट द नेगेशंस ऑफ फॉलोइंग। राइट द negations of following। Write the negations of following। So first question हमारा ये है कि तिरुपति is in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ निगेशन लिखना है। यहाँ पे हमको ये पता रखने की जरूरत नहीं कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है या नहीं। हमें अगर पास स्टेटमेंट ऐसा भी रह सकता था तिरुपति इज इन तमिलनाडु, तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। हमको क्या करना है, इसका सिर्फ निगेशन प्रोवाइड करना है। तो निगेशन मतलब क्या हो जाएगा, सो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, मान के चलते कि इस स्टेटमेंट को अगर हमने पी इंडिकेट कर लिया, सो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी इक्वल्स टू तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। बस हमको उसका उल्टा लिखना है, आंध्र प्रदेश। ओके, जैसे सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास में, चलिए एक आध और लेते हैं 5वें नंबर का। जैसे 7 + 3 > 5। यस वी ऑब्वियसली नो कि 7 + 3 = 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमको क्या लिखना है, इसका निगेशन लिखना है। निगेशन मतलब गलत। तो क्या होगा, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी 7 + 3 कैन नॉट बी ग्रेटर देन, और कैन नॉट बी को हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, विल नॉट बी इक्वल टू 5। वैसे ही हमारे पास और सब क्वेश्चन है वहाँ पर। 3 इज नॉट इज रूट ऑफ इक्वेशन 3। चलिए पहले इसको सॉल्व करके देख लेना कि है कि नहीं। तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन गिवन है x² + 3x - 18 = 0। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 इज ए रैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे उसका निगेशन, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। सो इन दैट वे वी कैन राइट द सिंबॉलिक फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये हुआ आपका मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। आज आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और कल हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ओके, थैंक यू वेरी मच।